लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रवि कुलरिया सर की बुक विश्व इतिहास वस्तुनिष्ठ, जिसमें अब तक हमारे 5 चैप्टर हो चुके हैं। पिछले चैप्टर में हमने औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ा था। आज का चैप्टर हमारा 6 नंबर चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण से संबंधित आज का चैप्टर रहेगा। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे इटालवी एकीकरण की तलवार कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे इटालवी एकीकरण की तलवार कहा जाता है? गैरिबाल्डी का। 6 नंबर ऑप्शन, मैजिनी को आत्मा, कैवूर को दिमाग, गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण के प्रथम चरण से पूर्व निम्नलिखित राज्यों एवं उनके शासकों के विवरण में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इटली के एकीकरण के प्रथम चरण से पूर्व निम्नलिखित राज्यों और उनके शासकों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सबसे पहले वेनेशिया। वेनेशिया जो सीधा ऑस्ट्रिया के द्वारा शासित था। मॉडेना मॉडेना पर जो ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार का अधिकार था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फ्रांसिस सस्टम, उनका जो मॉडेना पर अधिकार था। तीसरे नंबर पर है बोलाग्ना। बोलाग्ना में इटली के शाही परिवार द्वारा शासित। तो बोलाग्ना इटली के शाही परिवार द्वारा नहीं, बल्कि यह जो बोलाग्ना यह पोप के द्वारा शासित था। पेपल स्टेट के रूप में था बोलाग्ना। तो 6 नंबर ऑप्शन गलत है। 10 नंबर है सिसिली। सिसिली में एक बुर्बो वंश के राजकुमार द्वारा शासित था। सिसिली जो बुर्बो वंश के एक राजकुमार के द्वारा शासित था। 10 नंबर ऑप्शन भी सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? 6 नंबर ऑप्शन। 1815 के वीना कांग्रेस के पश्चात पार्मा में नेपोलियन की पत्नी मैरी लुइस का टस्कनी में फर्डिनेंड तृतीय का हैब्सबर्ग वंश से थे। मॉडेना में फ्रांसिस चतुर्थ हैब्सबर्ग वंश के थे और नेपल्स व सिसिली में बुर्बो वंश का शासन था। मध्य इटली में लाजियो, लोटेम, रोमाग्ना, बोलाग्ना, उम्ब्रिया, माचे आदि पोप द्वारा शासित पेपल स्टेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली की आत्मा और नए युग का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली की आत्मा और नए युग का मसीहा किसे कहा जाता है? मैजिनी को। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि इटली तो एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है? किसने कहा था कि इटली तो एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है? मैटरनिक। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस अल्पाइन गणतंत्र की स्थापना से इटली वासियों की सिस अल्पाइन गणतंत्र की स्थापना से इटली वासियों की एकता का सूत्रपात हुआ। इसकी स्थापना की थी। सिस अल्पाइन गणतंत्र की स्थापना से इटली वासियों की एकता का सूत्रपात हुआ था। इसकी स्थापना किसने की थी? नेपोलियन ने। बे नंबर ऑप्शन। 1797 में लोम्बार्डी, पार्मा, मोडेना, वेनेसिया और पेपल स्टेट के कुछ हिस्सों को मिलाकर नेपोलियन ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? यूरोप का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? मैटरनिक को। दे नंबर ऑप्शन। संयुक्त इटली, इटेलिया पोपुलो नामक समाचार पत्र किसने निकाले? संयुक्त इटली तथा इटेलिया पोपुलो नामक समाचार पत्र किसने निकाले थे? तो यह समाचार पत्र निकाले थे मैजिनी ने। मैजिनी। ए नंबर ऑप्शन। यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का संस्थापक था मैजिनी। मैजिनी ने जो यंग इटली की स्थापना की थी 1831 के अंदर। मैजिनी के द्वारा जो यंग इटली की स्थापना की गई थी। जूसेपे मैक्सिनी या मैजिनी 1805 में लेगुरियन रिपब्लिक के जेनेवा इटली में जन्मे। मैजिनी ने 1821 में नेपल्स के विरोध में अनेक लोगों के इटली से विस्थापन एवं दुर्दशा के विरोध में आजीवन काले कपड़े धारण किए। 1827 में मैजिनी कार्बोनरी संस्था से जुड़ा
और संस्था के एक साथी की सूचना पर 1830 की क्रांति के बाद मेजिनी को गिरफ्तार कर सेवोना के दुर्ग में रखा गया और बाद में इटली से मार्सिले फ्रांस निर्वासित कर दिया गया। 1831 में मार्सिले में मेजिनी ने यंग इटली संस्था की स्थापना की। यंग इटली के माध्यम से मेजिनी ने इटली की जनता को परमेश्वर, जनता और इटली का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नारों में से कौन सा मेजिनी का नहीं था? निम्नलिखित नारों में से कौन सा मेजिनी का नहीं है? ईश्वर में विश्वास रखो, सभी संगठित रहो और इटली को दासता से मुक्त करो। ये तीनों नारे मेजिनी के थे। मेजिनी के हैं। स्वतंत्र इटली अमर रहे, स्वतंत्र इटली अमर रहे जो नारा दिया था, यह नारा दिया था गैरिबाल्डी ने। गैरिबाल्डी का नारा था स्वतंत्र इटली अमर रहे। मेजिनी के नारे ईश्वर में विश्वास रखो, सभी संगठित रहो और इटली को दासता से मुक्त करो। 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। मेजिनी के नारे परमेश्वर, जनता और इटली का अर्थ है ईश्वर में विश्वास रखो, सब बंधु एक साथ संगठित हो और इटली को मुक्त करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली की नैतिक और नागरिक श्रेष्ठता पुस्तक किसने लिखी? इटली की नैतिक और नागरिक श्रेष्ठता पुस्तक किसने लिखी थी? जियोबार्टी ने। द नंबर ऑप्शन। विंसेंजो जियोबार्टी द्वारा इस पुस्तक ऑन द मॉरल एंड सिविल प्राइमेसी ऑफ द इटालियन ऑन द मॉरल एंड सिविल प्राइमेसी ऑफ द इटालियन की रचना की गई, जिसमें पोप के अधीन एक संघीय राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा जियोबार्टी ने नियोगल्प नामक आंदोलन भी शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजिनी के द्वारा यंग यूरोप की स्थापना किस वर्ष की गई? मेजिनी के द्वारा यंग यूरोप की स्थापना कब की गई थी? तो यंग यूरोप की स्थापना की थी 1831 में। मेजिनी के द्वारा यंग इटली की स्थापना की गई थी 1831 में और यंग यूरोप की स्थापना की गई थी 1834 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में सबसे प्रमुख बाधा क्या थी? इटली के एकीकरण में सबसे प्रमुख बाधा क्या थी? तो सबसे प्रमुख बाधा थी ऑस्ट्रिया की इटली में उपस्थिति। ऑस्ट्रिया की इटली में उपस्थिति जो इटली के एकीकरण की सबसे मुख्य बाधा थी। इटली व जर्मनी दोनों के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया मेटरनिख था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। पुस्तकें और उनके रचनाकारों को जो सुमेलित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर पुस्तक है एड्रेसेस टू द जर्मन नेशन। एड्रेसेस टू द जर्मन नेशन जो फिक्टे की पुस्तक है। दूसरे नंबर पर है ड्यूटीज ऑफ मैन। ड्यूटीज ऑफ मैन लिखी थी मेजिनी ने। फ्रेटली द इटालिया ममेली की रचना है और रिफ्लेक्शंस एंड रेमिनिसेंसेज जो बिस्मार्क की रचना है। तो इसमें चारों ही सुमेलित है, ए बी सी और डी। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 1858 में कोलंबियस का समझौता किन के मध्य हुआ? जुलाई 1858 में कोलंबियस का समझौता किन के मध्य हुआ था? तो यह हुआ था नेपोलियन थर्ड और ककाउर के मध्य है। 6 नंबर ऑप्शन। कोलंबियस समझौता 21 जुलाई 1858। विक्टर इमैनुअल द्वितीय की बेटी मारिया क्लोटिल्डे का विवाह नेपोलियन तृतीय के भाई जेरोम बोनापार्ट के साथ किया गया। ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध घोषित करने पर सार्डिनिया पीडमार्ट की फ्रांस द्वारा सहायता की जाएगी। ऑस्ट्रिया पर विजय के बाद लोमार्डी, वेनेशिया और कुछ अन्य डचियां सार्डिनिया पीडमार्ट को दे दी जाएगी। सहायता के बदले में फ्रांस को नीस व सेवाय के प्रदेश मिलेंगे। पार्मा, मोडिना व टस्कनी को मिलाकर एक नया राज्य बनेगा जिसका शासक नेपोलियन थर्ड का चचेरा भाई जेरोम बोनापार्ट होगा। नेपाल से सिसिली तथा पोप के राज्य पूर्ववर्त बने रहेंगे और यदि जनमत संग्रह द्वारा संयुक्त इटली में शामिल होना चाहे तो फ्रांस विरोध नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ? इटली का एकीकरण कौन से राज्य के नेतृत्व में हुआ था? सार्डिनिया। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इटली के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित घटनाएं। सबसे पहले नंबर पर है सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1866 में। 1866 में जो सेडोवा का युद्ध हुआ था। विल्फ्रेंका की संधि 1859 में हुई थी। तीसरे नंबर पर है ज्यूरिख की संधि। ज्यूरिख की संधि है, यह ज्यूरिख की संधि हुई थी 1859 में। ज्यूरिख की संधि भी 1859 में हुई थी जो नवंबर 1859 में हुई थी। और विल्फ्रेंका की जो संधि है जो
जुलाई 1859 में हुई थी। कोलंबियस समझौता, कोलंबियस जो समझौता हुआ था यह हुआ था 1858 में। 21 जुलाई 1858 को कोलंबियस समझौता हुआ। विल्फ्रेंका की संधि 11 जुलाई 1859 को, ज्यूरिख की संधि 10 नवंबर 1859 को, और सेडोवो का युद्ध हुआ था 3 जुलाई 1866 को। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आएगा ये आएगा कोलंबियस का समझौता। कोलंबियस का समझौता जो 1858 में हुआ था। दूसरे नंबर पर इसमें आएगा विल्फ्रेंका की संधि। तीसरे नंबर पर इसमें आएगा ज्यूरिख की संधि, और चौथे नंबर पर इसमें जो आएगा ये आएगा सेडोवा का युद्ध जो 1866 का है। 4, 2, 3 और 1 द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस घटना के संबंध में, निम्नलिखित में से किस घटना के संबंध में लिप्सन ने लिखा है कि इस देश ने विजय की खुशी का प्याला अपने होठों से लगाया ही था कि वह गिरकर चकनाचूर हो गया। निम्नलिखित में से किस घटना के संबंध में लिप्सन ने लिखा कि इस देश ने विजय की खुशी का प्याला अपने होठों से लगाया ही था कि यह गिरकर चकनाचूर हो गया। तो यह कहा था विल्फ्रेंका की संधि के बारे में। विल्फ्रेंका की संधि द नंबर ऑप्शन। विल्फ्रेंका की संधि सार्डिनिया और फ्रांस की संयुक्त सेना द्वारा ऑस्ट्रिया को सोल्फेरिनो के निर्णायक युद्ध में पराजित करने के बाद फ्रांस ने बिना सार्डिनिया से पूछे युद्ध बंद कर दिया और ऑस्ट्रिया के साथ 11 जुलाई 1859 को विल्फ्रेंका की संधि की, जिसकी प्रमुख शर्तें थी। जिसकी शर्तें कौन कौन सी थी? लोमार्डी सार्डिनिया को दिया जाएगा, परंतु वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार बना रहेगा। हालांकि कोलंबिया समझौते में फ्रांस ने लोमार्डी और वेनेसिया दोनों सार्डिनिया को मिलने की बात कही थी। मध्य इटली के राज्य पार्मा, मोडेना व टस्कनी में वहां के शासकों को पुनर्स्थापित किया जाएगा। पोप के नेतृत्व में इटली का एक संघ बनाया जाएगा और वेनेसिया इस संघ का एक भाग होगा। ज्यूरिख की संधि विक्टर इमैनुअल ने ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ मिलकर 10 नवंबर 1859 को ज्यूरिख की संधि पर हस्ताक्षर किए। ज्यूरिख की संधि पर हस्ताक्षर किए। इससे विल्फ्रेंका की संधि की पुष्टि हो गई और लोमार्डी पर सार्डिनिया का अधिकार स्थापित हो गया। इटली के एकीकरण का प्रथम चरण पूर्ण हुआ। विल्फ्रेंका के विश्वासघात के बाद केऊर ने कहा था कि यूरोपीय शक्तियों ने मुझे कूटनीति के द्वारा उत्तर की ओर से एकीकरण नहीं करने दिया। अब मुझे क्रांति का सहारा लेकर दक्षिण की ओर से इटली का एकीकरण करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण किस वंश के अंतर्गत हुआ था? इटली का एकीकरण कौन से वंश के अंतर्गत हुआ था? सेवोय, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजाओं द्वारा स्वतंत्रता का युद्ध समाप्त कर दिया गया। राजाओं के द्वारा स्वतंत्रता का युद्ध समाप्त कर दिया गया, अब जनता द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष आरंभ किया जाना चाहिए, किसका कथन था? राजाओं के द्वारा स्वतंत्रता का युद्ध समाप्त कर दिया गया, अब जनता के द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष आरंभ किया जाना चाहिए, किसका कथन था? मैजिनी का, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण से पूर्व निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी विदेशी शक्ति या पोप में से किसी का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था? इटली के एकीकरण से पूर्व निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी विदेशी शक्ति या पोप में से किसी का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था? तो वह था सार्डिनिया पीडमार्ट। इसके अलावा मोडेना पर जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार का शासन था, ऑस्ट्रिया का राजकुमार फ्रांसिस चतुर्थ का शासन था। नेपल्स नेपल्स पर जो स्पेन के जो वंश था, बोर्बी वंश के अधीन था नेपल्स, और लोमार्डी जो ऑस्ट्रिया के अधीन था। तो मोडेना, लोमार्डी और नेपल्स, इनमें से 2 पर ऑस्ट्रिया का और 1 पर स्पेन का शासन था। द नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण इल रिसर्जमेंटो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इटली के एकीकरण से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहला है कि मैजिनी का गणतंत्रवाद का सिद्धांत। मैजिनी का गणतंत्रवाद का सिद्धांत। मैजिनी इटली का एकीकरण एक गणराज्य के रूप में करना चाहता था। मैजिनी इटली का एकीकरण एक गणराज्य के रूप में करना चाहता था, तो ये सही है। दूसरा, जियोबर्टी का संघीय राज्य सिद्धांत। जियोबर्टी का संघीय राज्य सिद्धांत। जियोबर्टी जो पोप के अधीन इटली के सभी राज्यों के संघ का समर्थक था। मैजिनी जो इटली के एकीकरण को गणराज्य के रूप में चाहता था, और जियोबर्टी जो पोप के अधीन इटली के सभी राज्यों के संघ का समर्थक था। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन, केऊर सार्डिनिया पीडमार्ट के राज्य परिवार के अधीन इटली का एकीकरण चाहता था। वह संवैधानिक तथा सीमित राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थक था। तो 6 नंबर ऑप्शन भी सत्य है। उपरोक्त सभी कथन सही है। 6 नंबर ऑप्शन।
गैरिबाल्डी भी मैज़िनी के गणतंत्रवादी सिद्धांत का समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल रिसर्जमेंटो नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने करवाया था? इल रिसर्जमेंटो नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने करवाया था? केऊर ने। बे नंबर ऑप्शन। केऊर या काउर का जन्म 1810 में ट्यूरिन, इटली में हुआ था। 1850 में केऊर को पीडमार्ट सार्डिनिया का वित्त एवं उद्योग मंत्री व 1852 में प्रधानमंत्री बनाया गया। केऊर का मानना था कि इटली की स्वतंत्रता के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। केऊर उदार राजतंत्र का समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम चाहे या ना चाहे हमारा भाग्य फ्रांस पर निर्भर है, किसका कथन था? हम चाहे या ना चाहे हमारा भाग्य फ्रांस पर निर्भर है, किसका कथन था? केऊर का। से नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के कौन से क्रांतिकारी या राजनेता की तुलना कूटनीति के मामले में बिस्मार्क से की जाती है? केऊर की। से नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका जन्म फ्रांस के नीस नगर में हुआ? निम्नलिखित में से किसका जन्म फ्रांस के नीस नगर में हुआ और कालांतर में मृत्युदंड दिए जाने के कारण दक्षिण अमेरिका में शरण ली? तो वह कौन थे? गैरिबाल्डी। बे नंबर ऑप्शन। जूसेपे गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी का जन्म नीस फ्रांस में 1807 में हुआ था। यह यंग इटली का सदस्य बना और 1833-34 में मैजिनी द्वारा प्रायोजित नौसैनिक षड्यंत्र में भाग लेने के कारण चार्ल्स एल्बर्ट ने गैरिबाल्डी को मृत्युदंड की सजा सुनाई, लेकिन वह किसी तरह भागकर दक्षिण अमेरिका पहुंच गया। वहां मोंटेविडियो उरुग्वे में इटालियन लेजन नामक सैन्य टुकड़ी का गठन किया और मोंटेविडियो के नायक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1848 की क्रांति के समय वह वापस लौटा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध में भाग लिया। वह पुनः दक्षिण अमेरिका लौट गया। 1854 तक वहीं रहा। 1854 में पुनः इटली लौटकर सार्डिनिया के निकट क्रेपिरा नामक टापू पर रहने लगा। 1860 में उसने लाल कुर्ती दल थाउजेंड रेड शर्ट पार्टी की सहायता से नेपल्स व सिसिली पर विजय प्राप्त की। गैरिबाल्डी के नेतृत्व में लाल कुर्ती के सदस्यों के इस मार्च को एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रीमिया के युद्ध के पश्चात हुए पेरिस सम्मेलन में किसके प्रयासों से इटली की समस्याओं और कठिनाइयों को यूरोपीय महत्व का प्रश्न बना दिया? क्रीमिया के युद्ध के पश्चात पेरिस सम्मेलन में किसके ये प्रयासों से इटली की समस्याओं और कठिनाइयों को यूरोपीय महत्व का प्रश्न बना दिया? कैउर। से नंबर ऑप्शन। 1853 में रूस व तुर्की के मध्य शुरू हुए क्रीमिया युद्ध में रूस की शक्ति को नियंत्रित करने हेतु फ्रांस व इंग्लैंड ने तुर्की का साथ दिया। सार्डिनिया की ओर से भी केऊर के प्रयासों से ला मारमोरा के नेतृत्व में 17,000 सैनिक तुर्की सहयोग के लिए भेजे गए ताकि फ्रांस इंग्लैंड के से निकटता बढ़े। इटली के प्रश्न को यूरोपीय शक्तियों के समक्ष उठाने का मौका मिल सके। यूरोप समाप्ति उपरांत मार्च 1856 में पेरिस में हुए सम्मेलन में ऑस्ट्रिया के विरोध के बावजूद सार्डिनिया को आमंत्रित किया गया, जहां केऊर ने इटली की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का वर्णन कर इटली के प्रश्न को यूरोप का मुद्दा बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इटालियन क्रांतिकारी जिसने 14 जनवरी 1858 को नेपोलियन तृतीय पर बम से हमला किया। एक इटालियन क्रांतिकारी जिसने 14 जनवरी 1858 को नेपोलियन तृतीय पर बम से हमला किया, कौन था? फेलिक्स आर्सनी। एक ओपेरा हाउस के बाहर किए गए इस धमाके में नेपोलियन थर्ड और उसकी पत्नी बच गए। केवल को न चाहते हुए भी कार्बोनोरी के सदस्य आर्सेनी को जेल में डालना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण के द्वितीय चरण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सार्डिनिया में सम्मिलित नहीं हुआ था? इटली के एकीकरण के द्वितीय चरण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सार्डिनिया में सम्मिलित नहीं हुआ था? सिसिली। द नंबर ऑप्शन। मध्य इटली में 1857 में इटालियन नेशनल सोसाइटी की स्थापना की गई। यहाँ के राज्य पेपल स्टेट का शासन पोप द्वारा संचालित था। 1860 में केऊर ने नीस और सेवाई का प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया और इन राज्यों में जनमत संग्रह प्लेबिसाइट करवाया।
परमा, मोडेना, बोलोग्ना, टस्कनी, रोमाग्ना आदि सार्डिनिया में सम्मिलित हुए। नीस व सेवाएं फ्रांस में शामिल हो गए। चूंकि नीस गैरिबाल्डी की जन्मभूमि थी, अतः वह इसे फ्रांस को दिए जाने से बहुत दुखी हुआ और केऊर की आलोचना करते हुए कहा कि तुमने अपनी ही मातृभूमि में मुझे विदेशी बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 मई 1860 को गैरिबाल्डी के लाल कुर्ती दल के कैल्टाफिमी के युद्ध में किसे परास्त किया? 15 मई 1860 को गैरिबाल्डी के लाल कुर्ती दल ने कैल्टाफिमी के युद्ध में किसे परास्त किया था? नेपल्स की सेनाओं को। बे नंबर ऑप्शन है। गैरिबाल्डी के नेतृत्व में लाल कुर्ती दल ने मई अगस्त 1860 के दौरान नेपल्स के बुर्बो वंश के फ्रांसीसी द्वितीय की सेनाओं को परास्त कर नेपल्स पर अधिकार कर लिया। गैरिबाल्डी ने इसके पश्चात रोम और वेनेसिया पर हमला करने की घोषणा कर दी, जिसके कारण केऊर की स्थिति विकट हो गई। एक तो रोम पर हमला करने पर फ्रांस के साथ युद्ध का खतरा था, वहीं दूसरी ओर केऊर को डर था कि जो प्रजातंत्रवादी मेजिनी के अनुयायी गैरिबाल्डी के अधीन शक्तिशाली होते जा रहे हैं, वे कहीं पीडमार्ट का नेतृत्व त्याग कर इटली के प्रजातंत्रवादी आंदोलन का नेतृत्व न कर दें। केऊर ने गैरिबाल्डी पर अंकुश लगाने के लिए रोम पर अधिकार न करने का वादा फ्रांस से करके पीडमार्ट की सेनाओं को पोप के राज्य में भेज दिया। पीडमार्ट की सेनाओं ने जनरल लेमोरिसियर की सेनाओं को हरा दिया। अक्टूबर में अम्ब्रिया और मार्सस जनमत संग्रह द्वारा संयुक्त इटली में शामिल हो गए। जब विक्टर इमैनुअल ने नेपल्स में प्रवेश किया तो नेपल्स और सिसिली ने जनमत संग्रह द्वारा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को शासक स्वीकार कर लिया। गैरिबाल्डी ने विजय की तलवार इमैनुअल के कदमों में रख दी और एक सच्चे देशभक्त के रूप में अपने घर कारपेरा चला गया। 1861 में इमैनुअल ने इटली के शासक की पदवी धारण की। फरवरी 1861 में ट्यूरिन पिएडमॉन्ट में इटली की प्रथम संसद का आयोजन हुआ, जिसमें वेनेसिया और रोम को छोड़कर समस्त इटली के प्रतिनिधि शामिल हुए। 6 जून 1861 को केऊर की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1866 में प्राग की संधि किन के मध्य हुई? 1866 में प्राग की संधि किन के मध्य हुई थी? तो प्राग की संधि हुई थी परसा और ऑस्ट्रिया के मध्य। ए नंबर ऑप्शन। 1866 में परसा ऑस्ट्रिया युद्ध की स्थिति में इटली ने परसा को इस शर्त पर सहयोग देने का वादा किया कि युद्ध समाप्ति के बाद वेनेसिया इटली को मिलना चाहिए। 14 जून 1866 को परसा ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। विक्टर इमैनुअल ने समझौते के अनुसार वेनेसिया पर हमला कर दिया, जिसमें इटली पराजित हुआ। लेकिन 3 जुलाई 1866 को सेडोवा के निर्णायक युद्ध में परसा ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। इसके पश्चात अगस्त 1866 में परसा ऑस्ट्रिया के बीच हुए प्राग की संधि में वेनेसिया इटली को देना तय हुआ। जनमत संग्रह के आधार पर वेनेसिया का इटली में विलय हुआ। इसे इटली के एकीकरण का चतुर्थ चरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण के अंतिम चरण में किसका विलय इटली से किया? इटली के एकीकरण के अंतिम चरण में किसका विलय इटली से किया गया था? रोम का। द नंबर ऑप्शन। 1866 में वेनेसिया के इटली में विलय के पश्चात सिर्फ रोम ही बचा था, जिस पर पोप का शासन था और फ्रांस की सेना उसकी रक्षा करते थे। गैरिबाल्डी ने 1867 में रोम पर आक्रमण किया, लेकिन मेंटाना के युद्ध में फ्रांस ने उसे पराजित कर दिया। 1870 में फ्रांस और परसा के बीच सेडोन के युद्ध में फ्रांस को अपनी संपूर्ण शक्ति परसा के खिलाफ लगानी पड़ी और इटली को रोम पर आक्रमण करने का मौका मिल गया। विक्टर इमैनुअल द्वितीय की सेनाओं ने सेनापति कैड्रोना के नेतृत्व में 20 सितंबर 1870 को रोम पर अधिकार कर लिया। 2 जून को विक्टर इमैनुअल ने रोम में प्रवेश किया। जनमत संग्रह द्वारा रोम को इटली में शामिल कर लिया गया और उसे इटली की राजधानी बनाया गया। मैरियट के अनुसार मेजिनी की आत्मा केऊर के मस्तिष्क से गैरिबाल्डी ने तलवार और विक्टर इमैनुअल ने शरीर बनकर इटली के एकीकरण को पूरा किया। सेडोना का युद्ध 1 सितंबर 1870 ने जर्मनी और इटली दोनों के एकीकरण को पूर्ण किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो सत्ता नवयुवकों के हाथों में दे दो। यदि समाज में क्रांति लानी है तो सत्ता नवयुवकों के हाथों में दे दो। युवाओं के हृदय में असीम शक्ति छिपी होती है। किसका कथन था? मैजिनी। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इटली के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सत्य है? सबसे पहला कि इटली का एकीकरण मुख्यतः 5 चरणों में हुआ था। इटली का एकीकरण मुख्यतः 5 चरणों में हुआ था, जिसमें सबसे पहले चरण में लोमार्डी का विलय हुआ था और सबसे अंतिम चरण में जो रोम का विलय हुआ था। तो पहला ऑप्शन सही है। प्रथम चरण में लोमार्डी का पिएडमॉन्ट में विलय किया गया। अंतिम चरण में वेनेशिया का संयुक्त इटली में विलय हुआ। वेनेशिया का जो संयुक्त इटली में विलय हुआ था यह अंतिम चरण में नहीं बल्कि चतुर्थ चरण में हुआ था। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा ऑप्शन है कि चतुर्थ चरण में नीस और सेवाय को संयुक्त इटली में विलय किया गया। तो नीस और सेवाय का संयुक्त इटली में विलय चतुर्थ चरण में नहीं बल्कि तृतीय चरण में किया गया था। 4 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। 1 और 2 सही है। ए नंबर ऑप्शन। विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने 1849 में सार्डिनिया पिएडमॉन्ट का शासक बना। उसे ईमानदार राजा भी कहा जाता है। इटली का एकीकरण सार्डिनिया पिएडमॉन्ट के नेतृत्व में हुआ। इसका प्रथम चरण जिसमें लोमार्डी का विलय किया। प्रथम चरण में लोमार्डी का विलय किया 1859 में। और द्वितीय चरण में पार्मा, मोडेना, टस्कनी, बोलोग्ना, रोमाग्ना आदि मध्य इटली के प्रदेश का इटली में विलय हुआ 1860 ईस्वी के अंदर। तीसरा चरण 1861 ईस्वी में गेरिबाल्डी के नेतृत्व में नेपल्स और सिसिली का विलय किया गया। चतुर्थ चरण में वेनेशिया का विलय किया था 1866 ईस्वी में। और पांचवा चरण में रोम का विलय हुआ 1870-71 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली की संसद द्वारा किस वर्ष लॉ ऑफ पेपल गारंटी पारित किया गया? इटली की संसद के द्वारा किस वर्ष लॉ ऑफ पेपल गारंटी पारित किया गया था? 1871 में। बे नंबर ऑप्शन। इटली के एकीकरण के पूर्ण होने के पश्चात पोप के साथ संबंध तय करने के लिए इटली की संसद ने यह कानून बनाया। पोप को एक निश्चित क्षेत्र प्रदान किया जहां उसकी संप्रभु सत्ता स्थापित की गई। इस स्थान को वेटिकन सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केऊर के बिना मेजिनी का आदर्शवाद तथा गैरिबाल्डी की वीरता निष्फल लड़ाई और निराशा के इतिहास में एक अध्याय और बढ़ा देती। किसका कथन है? कैटलवी। कैटलवी ने कहा कि केऊर के बिना मेजिनी का आदर्शवाद तथा गैरिबाल्डी की वीरता निष्फल लड़ाई और निराशा के इतिहास में एक अध्याय और बढ़ा देती। क्रीमिया के कीचड़ से इटली रूपी कमल का उदय हुआ। क्रीमिया के कीचड़ से जो इटली रूपी कमल का उदय हुआ, यह भी कैटलवी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इटली के एकीकरण से संबंधित घटनाओं हैं जिनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहला यंग इटली की स्थापना। यंग इटली की स्थापना जो मैजिनी के द्वारा की गई थी, यह की गई थी 1831 के अंदर। यंग यूरोप की स्थापना भी मैजेनी के द्वारा की गई थी 1834 ईस्वी में। कार्बोनोरी जो संस्था है इसकी स्थापना जो की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1810 ईस्वी में। और लाल कुर्ती दल जिसकी स्थापना गैरिबाल्डी ने की थी, गैरिबाल्डी ने इसकी स्थापना 1843 ईस्वी में की थी। तो इसमें सबसे पहले कार्बोनरी की संस्था की 1810, इसके पश्चात यंग इटली 1831, यंग यूरोप 1834 और सबसे अंत में लाल कुर्ती दल 1843। 2, 1, 3 और 4 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्जेंटी विद्रोह क्या है? तो सार्जेंटी विद्रोह पिडमार्ट की जनता के द्वारा 1821 में किया गया विद्रोह जिसे मेटरनिक ने दबा दिया। पिडमार्ट की जनता द्वारा 1821 में किया गया विद्रोह जिसे मेटरनिक ने दबा दिया। ए नंबर ऑप्शन। 1820 में नेपल्स की जनता ने संविधान को लेकर विद्रोह किया। 1821 में पिडमार्ट की जनता ने सार्जेंटी का विद्रोह किया। दोनों को ऑस्ट्रिया द्वारा दबा दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन इटली के एकीकरण से संबंधित था? निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन है जो इटली के एकीकरण से संबंधित था? कार्बोनरी। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इटली को एक गणराज्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? निम्नलिखित में से किसने इटली को एक गणराज्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? मैजिनी ने। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस को नीस व सेवाय का प्रदेश दिए जाने पर फ्रांस को नीस व सेवाय का प्रदेश दिए जाने पर किसने केवर को कहा था कि तुमने अपनी ही मातृभूमि में मुझे अविदेशी बना दिया? नीस और सेवाय का प्रदेश दिए जाने पर केवर को किसने कहा था कि तुमने मुझे अपनी ही मातृभूमि में विदेशी बना दिया? तो यह कहा था गेरिबाल्डी ने, क्योंकि नीस है जो गेरिबाल्डी की जन्मभूमि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप में मैटरनिक प्रणाली की पोषक शक्तियां थी। यूरोप में मैटरनिक प्रणाली की पोषक शक्तियां कौन सी थी? चर्च, राजशाही और जमींदार। चर्च, राजशाही और जमींदार। एक, दो और तीन। स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोनरी संस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? कार्बोनरी संस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सत्य है? सबसे पहला है कि इसकी स्थापना नेपल्स में हुई थी। कार्बोनरी संस्था की स्थापना नेपल्स में हुई थी। दूसरा ऑप्शन है कि यह कोयला झोंकने वालों की एक गुप्त संस्था थी। कोयला झोंकने वालों की गुप्त संस्था थी। तीसरा, विलियम केसर द्वितीय इसका नेता था। तो इसका नेता विलियम केसर द्वितीय नहीं था। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा कि इसका झंडे में 3 रंग काला, लाल और नीला था। कार्बोनरी संस्था के झंडे में 3 कलर थे, ब्लैक, रेड और ब्लू। 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। 1, 2 और 4। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैजिनी को किसने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा था? मैजिनी को किसने जो हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? तो यह बताया था मेटरनिक ने। 6 नंबर ऑप्शन। इटली के क्रांतिकारी जूसेपी मैजिनी का जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ और वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिंगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मासेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके तहत सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैथ्सनी का विचार था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है, अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों में पैबंदों की तरह नहीं रह सकता। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण की इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। उसके इस मॉडल की देखा-देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मैथ्सनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करने और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न में मैथ्सनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप में केवल एक ही कूटनीतिज्ञ है। यूरोप में केवल एक ही कूटनीतिज्ञ है और वह है केउर, परंतु दुर्भाग्य से वह हमारे विरुद्ध है। किसका कथन था? यूरोप में केवल एक ही कूटनीतिज्ञ है और वह है केउर, परंतु दुर्भाग्य से वह हमारे विरुद्ध है। किसने कहा था? मेटरनिक ने। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है कि मैं भाषण नहीं तैयार कर सकता। मैं भाषण नहीं तैयार कर सकता परंतु नवीन इटली का निर्माण कर सकता हूँ। किसका कथन था? मैं भाषण नहीं तैयार कर सकता परंतु नवीन इटली का निर्माण कर सकता हूँ। किसका कथन था? केउर का। बे नंबर ऑप्शन। तो ये थे इटली के एकीकरण से प्रमुख प्रश्नोत्तर। इसके पश्चात इटली के एकीकरण से संबंधित कुछ घटनाएं जो हम सारणी के माध्यम से देखेंगे। 1810 ईस्वी 1810 ईस्वी में कार्बोने नामक गुप्त संस्था की स्थापना की गई। 1815 में वीना कांग्रेस हुआ। 1820 में जनता द्वारा संविधान निर्माण को लेकर पहला विद्रोह किया गया नेपल्स में। 1820 के अंदर जो जनता के द्वारा संविधान निर्माण को लेकर पहला विद्रोह हुआ था नेपल्स में। 1831 में यंग इटली की स्थापना मैजिनी के द्वारा फ्रांस के मार्सेलस नगर में।
1833 में सार्जेंटी षड्यंत्र हुआ। 1848 के अंदर एक्शन पार्टी यंग इटली का पुनर्गठन अब मैजेनी के द्वारा किया गया। फरवरी 1849 रोम में गणतंत्र की स्थापना। 1849 में ही विक्टर इमेनुअल द्वितीय शासक बना। 1853 से 56 तक क्रीमिया का युद्ध हुआ। 1857 में नेशनल सोसाइटी का गठन हुआ। 14 जनवरी 1858 को आर्सेनिक कांड हुआ। 21 जुलाई 1858 को कोलंबस समझौता फ्रांस व सार्डिनिया के मध्य। अप्रैल से जून 1859 ऑस्ट्रिया सार्डिनिया युद्ध चला। 21 जून 1859 को साल्फरेनो का युद्ध हुआ। 11 जुलाई 1859 को विलाफ्रैंका की संधि हुई और 10 नवंबर 1859 को ज्यूरिख की संधि हुई। 5 मई 1860 को एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड जेनोवा में सिसिली प्रस्थान। जून 1860 में सिसिली पर गैरिबाल्डी का अधिकार। अगस्त 1860 नेपल्स पर गैरिबाल्डी का अधिकार। 18 फरवरी 1861 को ट्यूरिन में इटली की प्रथम संसद का आयोजन किया गया। 6 जून 1861 को काउर की मृत्यु हुई। 3 जुलाई 1866 को सेडोवो का युद्ध ऑस्ट्रिया व पर्सा के मध्य। 23 अगस्त 1866 को प्राग की संधि ऑस्ट्रिया व पर्सा के मध्य। 1870 में सेडान युद्ध फ्रांस व पर्सा के मध्य। 1870 में सेडान का युद्ध हुआ। 20 सितंबर 1870 को इटली का रोम पर अधिकार हुआ। 2 जून 1871 को सम्राट ने रोम में प्रवेश किया। 1871 ईस्वी में लॉ ऑफ पेपल गारंटीज लागू हुआ। तो यह था इटली का एकीकरण और इटली के एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। इसके पश्चात अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण, 7वां चैप्टर जर्मनी का एकीकरण। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।